हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर ऑफ जून 2015 पार्ट 1। इससे पहले मैंने जून 2014 का पेपर और दिसंबर 2014 का पेपर मैं करा चुकी हूँ। तो आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और उसके बाद आज हम हैं जून 2015। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. In which one of the following market situation are the firm mutually interdependent in pricing and output decision? अगर आपको different forms of market पता है, monopoly, oligopoly, monopsony, monopolistic competition, तो आपको ये पता होगा किस market situation में firm की interdependence होती है कि एक firm का output दूसरे को डिटरमाइन करता है कि वो कितना करेगा, या दूसरे का जो सेकंड फर्म प्राइस चार्ज करती है उस पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट फर्म क्या चार्ज करेगा। उनमें इंटरडिपेंडेंस होती है प्राइसिंग में भी और आउटपुट डिसीजन में भी। तो क्या वो ओलिगोपोली फर्म है, क्या वो मोनोप्सनी है, मोनोपोली है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है? सबसे पहले आती है ओलिगोपोली, जो कि करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस ही मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ फर्म्स होती हैं, मार्केट में कुछ फर्म्स होती हैं और बड़े लेवल पे होती हैं, और इनमें इंटरडिपेंडेंस होते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना, कुर्नो मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल, उनमें हम क्या करते हैं, कुर्नो में हम कहते हैं कि प्राइस कंपटीशन है आपका, सॉरी क्वांटिटी कंपटीशन है, क्वांटिटी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन होती है। वहीं पे बर्ट्रैंड में हम कहते हैं प्राइजेस साइमल्टेनियसली डिसाइड होते हैं। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, यही हमें दिखाती है कि फर्म्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस है प्राइसिंग में और आउटपुट में। आउटपुट में आता है कुर्नो मॉडल, प्राइसिंग डिसीजन में आता है हमारा बर्ट्रैंड मॉडल। और ये मॉडल किसके अंदर आते हैं? आते हैं ओलिगोपोली के अंदर। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ओलिगोपोली। अब आता है मोनोप्सनी। मोनोप्सनी का मतलब है सिर्फ एक बायर है मार्केट में, सिर्फ एक सेलर नहीं है, एक सिर्फ बायर है। तो अब एक बायर, और यहाँ पे बात हो रही है फर्म एक्ट करती है इंटरडिपेंडेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है मोनोपोली। अब यहाँ पे आ रहा है फर्म्स इंटरडिपेंडेंट है, फर्म्स है, मोर देन वन फर्म है। अब यहाँ पे मोनोपोली में तो सिंगल फर्म होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं, बायर्स भी होते हैं, और सेलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब जब प्रोडक्ट्स ही आपके डिफरेंशिएटेड है, एक कोलगेट बेच रहे हैं, एक फर्म कोलगेट बेच रहा है, दूसरा पेप्सोडेंट बेच रहा है, तीसरा कोई थर्ड कंपनी का बेच रहा है, तो इसमें क्या आप मान सकते हो कि इसमें कंपटीशन होगा या इंटरडिपेंडेंस होगी? कि अगर कोलगेट का तुम पेस्ट 50 का बेचते हो, तो हम इसको अपने वाले को 45 में बेचेंगे, कुछ ऐसा कुछ लिंक है? क्या कोलगेट के प्राइस चेंज होने से पेप्सोडेंट का भी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऐसी मार्केट है जिसमें इंटरडिपेंडेंस नहीं होती कि आपने बढ़ाया तो हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे के। आई होप क्लियर है। तो इसका आंसर आएगा ओलिगोपोली, जिसमें फर्म्स होती हैं, लिमिटेड होती हैं, और एक दूसरे को देख के वो रिएक्ट करती हैं कि एक ने प्राइस बढ़ाया तो हम भी बढ़ा लेंगे, दूसरे ने कम किया तो हम भी कर लेंगे। आउटपुट का भी डिसीजन और प्राइस का भी डिसीजन इंटरडिपेंडेंट होता है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। गिवन पैराडॉक्स occurs when income effect is greater than substitution effect, equal to, less than or negative and is greater than substitution effect। सबसे पहले गिवन पैराडॉक्स होता क्या है? अगर आपको गिवन गुड्स पता है तो मतलब वही गिवन पैराडॉक्स होता है। एक होता है नॉर्मल गुड, एक होता है गिवन गुड। अब तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गिवन क्या। देखो, हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देंगे। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है ना, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी उस हम ज्यादा कर रहे हैं प्राइस बढ़ने पे, वो कहलाता है गिवन गुड, और उसी को हम कहते हैं गिवन पैराडॉक्स। क्योंकि ये पैराडॉक्स है। वैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड,
बट वहीं पे जब दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाए, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी कम हो रही है, उसे हम कहते हैं गिफन पैराडॉक्स। तो गिफन पैराडॉक्स एक स्ट्रेंज सिचुएशन है जहां पर पीपल बाय मोर ऑफ अ गुड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस विच गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये क्यों होता है? इसके दो रीजन है, दो इम्पैक्ट होते हैं। जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी चेंज होती है ना, तो दो इम्पैक्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है जब प्राइस बढ़ जाता है ना, तो हर एक पर्सन ना उसके सब्स्टिट्यूट्स पे जाने की कोशिश करता है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोलगेट का पेस्ट यूज करती थी, जब कोलगेट ने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया ना, तो लोग क्या करते हैं, कोलगेट की जगह सोचेंगे हम पेप्सोडेंट ले लेंगे, हम सेंसोडाइन ले लेंगे, हम कोई और कंपनी का पतंजलि का पेस्ट ले लेंगे, ऐसे करते हैं। उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि नॉर्मली जब एक गुड का प्राइस बढ़ता है ना, पीपल उसको कम करके कोलगेट का ना खरीद के उसके सब्स्टिट्यूट्स को देखने लग जाते हैं कौन सा सही है, हम वो खरीद लेंगे। दूसरी चीज आती है इनकम इफेक्ट। जब किसी भी गुड का प्राइस बढ़ता है ना, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम या हमारी परचेजिंग पावर करेक्ट वर्ड है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोलगेट का प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे ये इफ द प्राइस इंक्रीजेस मेक पीपल फील पुअरर। अब कोलगेट का प्राइस बढ़ गया, तो अब मेरी परचेजिंग पावर, जहां मैं 100 में पहले 10 गुड खरीद पाती थी, अब मैं 8 ही खरीद पाऊंगी क्योंकि कोलगेट का प्राइस बढ़ गया। तो दे मे कट डाउन ऑन अदर थिंग्स एंड बाय मोर ऑफ द नेसेसिटी। अब कोलगेट का अगर प्राइस बढ़ जाता है ना, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब मैं उन्हीं चीजों पे खर्चा करूंगी जो नेसेसिटी गुड हैं, क्योंकि अब मैं पुअर हो चुकी हूँ, अब मेरे पास इतना, जो मेरी कैपेसिटी थी गुड्स को परचेज करने की, वो अब कम हो चुकी है। आई होप क्लियर हुआ है। तो उस इम्पैक्ट से जब किसी की डिमांड कम होती है, वो दिखाता है इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पर गिफन केस में क्या होता है कि हमारा जो इनकम इफेक्ट होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और नेगेटिव होता है, और वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बहुत ज्यादा होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, पुअर पर्सन बाइंग ब्रेड। एक पुअर पर्सन है जो मेनली ईट करता है चीप ब्रेड एवरी डे, कि डेली वो यही खाता है। अगर प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ जाता है, दे नाउ हैव लेस मनी लेफ्ट फॉर अदर फूड। मान लो प्राइस ब्रेड का बढ़ गया, ठीक है, अब उसके पास कम मनी रहेगी और गुड्स को खरीदने के लिए, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया, कोई फ्रूट्स हो गए। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव फूड, दे बाय मोर ब्रेड टू सर्वाइव बिकॉज इट्स स्टिल द चीपेस्ट। चाहे ब्रेड का प्राइस बढ़ गया है, एज पर लॉ ऑफ डिमांड उसको ब्रेड को कम करके दूसरे गुड्स को ज्यादा खरीदना चाहिए, जो नॉर्मल होता है। बट इन केस ऑफ गिफन गुड में जब प्राइस आपका बढ़ गया है ना, तो अब उसके पास कम पैसा रहा है और गुड्स पे खर्चा करने के लिए। बट यहाँ पर ये देखा गया है कि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ये जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसको खरीदने के बजाय वो क्या करता है, मैं और ना ब्रेड ही खरीद लेता हूं। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं इन गुड्स को विद द ब्रेड, अभी भी ब्रेड हमारी चीपेस्ट है। ओके, तो इवन दो ब्रेड हमारी एक्सपेंसिव हो गई है, दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल्टरनेटिव्स। तब भी एक पर्सन ऑल्टरनेटिव्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स कंपैरेटिवली अभी भी एक्सपेंसिव ही है। सो दे एंड अप बाइंग मोर ब्रेड इंस्टेड ऑफ लेस। अब भी वो ज्यादा ब्रेड खरीद रहा है, इंस्टेड ऑफ कम करने की बजाय वो अभी और ब्रेड ही कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि गिफन गुड में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है। सो आंसर वुड बी 4, नेगेटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट प्राइस refers to the price that maximize the profit of the firm, price which prevent entry of the new firms, price at which firm just start earning a surplus over cost, या maximum price which
firm is allowed to charge. Limit price क्या होता है? ये मैंने अपनी थ्योरी एक करा रखी है, बेन्स लिमिट प्राइस थ्योरी। अगर आपने वो पढ़ी है तो इसका तो आंसर सामने आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखा है मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। तो लिमिट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो एक फर्म चार्ज करती है जिससे ना दूसरी किसी जो फर्म एंटर करना चाह रही है ना वो ना कर पाए। ये ऐसा प्राइस है जो एक्ट करता है एज अ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, एज सिंपल एज दैट। तो लिमिट प्राइस को हम एंट्री डेटरिंग प्राइस भी कहते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो एग्जिस्टिंग फर्म यूज कर रही है टू सेट प्राइस लो इनफ टू डिस्करेज न्यू कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। मैं यहाँ पे एक कंपनी खोल के बैठी हूं, मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, मेरे को यूं दिख रहा है कि कोई ना सेकंड कंपनी आने वाली है। अब जब भी कोई कंपनी नया सेटअप लगाती है ना उसको खर्चा करना पड़ता है, तो उसका जो स्टार्टिंग में जो वो प्राइस चार्ज करती है ना हमेशा हाई करती है। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा कि ये आके मेरे से compete करेगी, तो मैं जहां पे 100 का गुड बेचती थी ना मैंने उसको 50 कर दिया। मेरे को ये पता है मैं तो इसको बेच के थोड़े टाइम सहन कर भी लूंगी, सरवाइव कर जाऊंगी, लेकिन जो नई फर्म है ना वो 50 नहीं चार्ज कर सकती, वो उससे ज्यादा ही करेगी, और इससे क्या होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और वो हट जाएगी, या आने का जो इसने प्लान बनाया था ना वो वही ड्रॉप कर देगी, एज सिंपल एज दैट। तो लिमिट प्राइस होती है एंट्री डेटरिंग, कि वो एंट्री नहीं करने देना चाहती दूसरी फर्म को मार्केट में, उसे कहते हैं। तो लिमिट प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइस विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अब ये क्या होता है, प्राइस विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है। तो लिमिट प्राइसिंग डज नॉट मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करती, वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस हो जाएगा। बल्कि जब आप प्राइस 100 से 50 कर रहे हो तो इसका मतलब तो ये है ना आप लॉस अर्न कर रहे हो कुछ टाइम पे, तो इसलिए लिखा है रेदर इट सेक्रीफाइस सम प्रॉफिट टू मेंटेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो ये ऐसा प्राइस होता है जो एक फर्म इसलिए कम कर देती है, ऐसा प्राइस चार्ज करती है कि जो दूसरी फर्म एंट्री करने की सोच रही है ना वो कर ना पाए, और कुछ टाइम के लिए मैं लॉस बियर कर लूंगी क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट कमा लूंगी और अपना मार्केट डोमिनेंस बनाए रखूंगी। प्राइस एट विच फर्म जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, जैसा ऑप्शन 3 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ब्रेक इवन पे चल रहा है। क्या ब्रेक इवन प्राइस को हम लिमिट प्राइसिंग कहते हैं? नहीं कहते। फिर आता है लास्ट वन इज मैक्सिमम प्राइस, जो फर्म अलाउड टू चार्ज। अलाउड, अलाउड कौन करता है? गवर्नमेंट। तो या तो वो प्राइस सीलिंग लगाएगी या प्राइस फ्लोर लगाएगी, लेकिन लिमिट प्राइस ऐसा कोई भी प्राइस नहीं होता। तो लिमिट प्राइस में आ जाता है आपका प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर, जो कि रेगुलेटर सेट करते हैं, नॉट अ फर्म्स ओन स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं होता ये। ओके, तो लिमिट प्राइस होता है वो प्राइस जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इन द मार्केट। Question number 4. Which one of the following curve will respond the supply curve of labor? ये कह रहे हैं marginal revenue product, marginal product curve, marginal revenue product curve, value of marginal product curve या average product। इन चारों में से कौन सा कर्व हमें ये दिखाता है कि वो सप्लाई कर्व है लेबर का, कि लेबर कितनी सप्लाई होगी। इन चारों कर्व अगर आपको दे दूं मैं, तो इनमें से आप कौन सा कहोगे, कौन सा कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट करता है एज अ सप्लाई कर्व ऑफ लेबर? अब लेबर कौन है? हम ही तो हैं, हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हम अपने जो स्किल है उसको सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ लेबर में हम ही आ जाती है आम जनता। तो जब एक फर्म हायर करती है ना वर्कर्स को, वो देखती है हाउ मच मनी एक्स्ट्रा वर्कर ब्रिंग्स इन। अगर कोई पर्सन मेरे को मान लो 20,000 पे हायर कर रहा है, तो वो ये देखेगा कि ये पर्सन, अगर मैं श्वेता को हायर कर रहा हूं, तो ये मेरी कंपनी में मेरे को कितना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देगी। ठीक है, एंड फर्म वॉन्ट हायर समवन अनलेस दैट वर्कर एड मोर वैल्यू देन दे कॉस्ट। कि हर एक फर्म तभी बंदे को हायर करती है जब उसे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को हायर करने पे जो इसको मैं कॉस्ट दूंगा ना एज अ सैलरी, उससे ज्यादा ये मेरे को रेवेन्यू देगी।
जब भी ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है ना, जब भी कोई पर्सन हायर होता है, अदरवाइज कंपनी हायर ही नहीं करेगी। ये तो जनरल फैक्ट है। अगर कोई पर्सन मेरे को 20,000 दे रहा है तो इसका मतलब मोर देन 20,000 वो मेरे से कमा रहा है, तभी वो मेरे को एज अ सैलरी 20,000 दे रहा है। तो सेम चीज ये है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट दिखाता है कितना मैं एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूं, ना कि मनी वैल्यू नहीं दिखाता। मार्जिनल प्रोडक्ट दिखाएगा एडिशनल आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रही हूं मैं। तो दिस ओनली शोज हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क या आउटपुट ईच वर्कर डज। इट डज नॉट कंसीडर हाउ मच मनी या रेवेन्यू द फर्म अर्न्स फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा वर्क। तो फर्म केयर अबाउट रेवेन्यू, नॉट जस्ट आउटपुट। आउटपुट को भी करते हैं लेकिन रेवेन्यू को वो ज्यादा देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि श्वेता ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, नहीं, उससे हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये आंसर तो नहीं होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर आता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का मतलब हाउ मच एक्स्ट्रा मनी या रेवेन्यू एक फर्म अर्न कर रही है बाय यूजिंग या बाय एम्प्लॉइंग वन मोर वर्कर। एक वर्कर को और ऐड करके वो कितना एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर रही है, वो हमारा दिखाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। सो फर्म हायर करती है वर्कर्स को बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। सो एमआरपी डिटरमाइन लेबर की डिमांड विच इज टर्न अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द लेबर। Third आता value of marginal product. This is similar to MRP but assume firm sell their goods at a वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो हम लिखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस। अब ये जो प्राइस है ना ये कांस्टेंट माना जाता है कि सेम ही प्राइस है। तो यही कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सिमिलर है, लेकिन ये चीज है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट में अज्यूम किया जाता है फिक्स्ड प्राइस है। बट इन रियल लाइफ में अगर आप देखो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, क्या आपको सेम प्राइस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एमआरपी ज्यादा यूजफुल होता है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट कि हर एक पर्सन में मान लो 2000 आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं, 20 वर्कर्स ने प्रोड्यूस करे हैं, तो वो तो एवरेज निकल गया, हर एक पर्सन ऑन एन एवरेज इतना प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस टेल्स अस हाउ मच वर्क द एवरेज वर्कर डज नॉट। एक्स्ट्रा मनी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा कि कौन कितने लाया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कि कितना एडिशनल रेवेन्यू एक एडिशनल वर्कर जनरेट कर रहा है, वो हमारा डिटरमाइन करेगा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू हेक्सर-रोलिन थ्योरम अ नेशन विल एक्सपोर्ट अ कमोडिटी विच इज इंटेंसिव इन इट्स रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर, इंटेंसिव इन इट्स रिलेटिवली चीप फैक्टर, बोथ और नीदर। हेक्सर-रोलिन थ्योरी हमने पढ़ी है, थ्योरम। हेक्सर-रोलिन थ्योरम ये कहता है कि एक कंट्री वही गुड को एक्सपोर्ट करती है जो बना हुआ है उस कंट्री के अबंडेंट फैक्टर को यूज करके। यानी कि अगर इंडिया है, इंडिया में लेबर ज्यादा है, लेबर अबंडेंट कंट्री है ना इंडिया, तो वो वही गुड एक्सपोर्ट करेगी जो कि लेबर इंटेंसिव है, यानी कि जिसमें ज्यादा लेबर को यूज करके प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इसका मतलब इंटेंसिव रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर ये तो 100% बोला है, नो डाउट। अब बात आता है इंटेंसिव एंड रिलेटिवली चीप फैक्टर। अब आप एक बात बताओ, कोई अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ इंडिया में लेबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल, तो जितनी ज्यादा है उसका प्राइस उतना ही तो कम होगा, प्राइस ऑफ लेबर। जब भी तो सस्ते सस्ते मजदूर मिल जाते हैं यहाँ पे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा है। अगर एक मना करेगी उस प्राइस पे तो और 10 तैयार हैं उसी वेज पे काम करने के लिए। तो जितना ज्यादा अबंडेंट फैक्टर है उतना चीप फैक्टर भी वो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये भी इसका आंसर होगा। तो एक नेशन वही गुड एक्सपोर्ट करेगी जिसमें उसका अबंडेंट फैक्टर हो, और अबंडेंट का मतलब चीप भी है वो अपने आप ही। तो इसका आंसर बोथ आएगा ए एंड बी। हेक्सर-रोलिन स्टेट्स दैट a country will export goods that are intensive in the factor it has it abundance। जिसमें अबंडेंस है, जैसे लेबर में अबंडेंस है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड को ही एक्सपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट करेंगे दूसरा जो स्कार्स है। यानी कि कैपिटल इंटेंसिव को इंडिया को इंपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव को इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जर्नल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एग्जिस्ट वेयर, ये 4 कंडीशन आपको दे रखी हैं, तो इनमें से जर्नल पैरेटो ऑप्टिमल क्या होता है? पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन ऐसी होती है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें अगर हम उस कंडीशन से मूव कर रहे हैं ना, तो एक का तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों का वर्स ऑफ भी हो रहा है, और वो पॉइंट जहां पे सारे लोग सेटिस्फाई हैं वो कहलाता है पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट। कि अगर उस पॉइंट से आप जरा सा भी हिले ना, सोचते हुए कि दूसरे का फायदा होगा, फायदा तो होगा लेकिन दूसरों का नुकसान भी होगा। ठीक है, जनरल लग गया इसके आगे। जनरल पैरेटो ऑप्टिमल मतलब हर एक, यानी कि पूरी इकोनॉमी में पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है। अब पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, कंज्यूमर्स भी आते हैं, तो जनरल मतलब प्रोड्यूसर का भी ऑप्टिमल, कंज्यूमर का भी ऑप्टिमल। अब पहला अगर हम पॉइंट देखें, MRTS LKX और MRTS LKY। MRTS पहले होता किसका, कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मैंने कहा था टेक्नोलॉजी कहाँ आती है, प्रोडक्शन में, तो ये प्रोड्यूसर्स का है, तो ये सिर्फ प्रोड्यूसर का दिखा रहा है ऑप्टिमैलिटी, तो क्या वो जनरल कहलाएगी? नहीं। यहां पर MRTS और MRTS दिखा रहा है XY गुड का, लेबर का, ये भी सिर्फ आपका प्रोड्यूसर का दिखा रहा है। यहां पे बात आती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये भी प्रोडक्टिविटी चिल्ला रहे हो तुम लोग। मतलब ये तीनों ऑप्शन तो ये दिखा दे कि प्रोड्यूसर्स का ऑप्टिमल कंडीशन आप मान सकते हो। यहां पर क्या है, MRT इज इक्वल टू MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन A, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन B, और MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आ गया प्रोड्यूसर का और ये आ गया कंज्यूमर का, जहां पर सारे बराबर हैं, सबका पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन हो गई, तो वो हमारा कहलाता है जनरल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो जनरल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या एफिशिएंसी, 3 कंडीशन उसमें होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो जनरल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। सबसे पहले एफिशिएंसी एक्सचेंज में होनी चाहिए, यानी कि कंजम्पशन एफिशिएंसी होनी चाहिए। कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY गुड का बाय A और B इक्वल होगा, तो हम कहेंगे दोनों को कंज्यूमर तो बेनिफिट है। दूसरा आता है प्रोडक्शन में, MRTS होना चाहिए, LK लेबर और कैपिटल, और गुड X और Y, तो ये हो गया दोनों का। तीसरा आ गया जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, शुड इक्वल टू द MRS, यानी कि MRT जो ये कंडीशन दे रखी है आपको, MRS दिस इंश्योर द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, यानी कि यहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का इक्विलिब्रियम है, एफिशिएंसी मेंटेन है। आई होप ये आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कस्टम यूनियन ऑलवेज लीड टू। मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाई है ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन दोनों, अगर आपने वो देखी है तो इसका आंसर आप लोगों को क्लियर होगा कि कस्टम यूनियन से क्या होता है। कस्टम यूनियन क्या होता है? सबसे पहले कस्टम यूनियन होता है कि किसी भी कंट्री के साथ हमने यूनियन बना लिया कि भाई हम ना आपस में फ्री में ट्रेड करेंगे, कोई भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी टैरिफ नहीं है, कोई भी कोटा नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं और हम फ्रीली ट्रेड करेंगे। अब इससे कस्टम यूनियन जब 2 कंट्रीज या 4 कंट्रीज या 10 कंट्रीज बनाती है, उससे क्या हो सकता है? क्या उससे ट्रेड डाइवर्जन हो सकता है? क्या उससे ट्रेड क्रिएशन हो सकता है? क्या उससे दोनों चीजें हो सकती है, या उससे कुछ भी नहीं होता? तो आंसर है कस्टम यूनियन बनाने से ना दोनों चीज हो सकती है, ट्रेड क्रिएशन भी हो सकता है, ट्रेड डाइवर्जन भी हो सकता है। मान लो A, B और C कंट्रीज हैं, इन दोनों ने कस्टम यूनियन बना लिया, तो यानी कि इन दोनों के बीच में अब जो ट्रेड होगा उसमें टैरिफ कोटा कुछ भी नहीं लगेगा, जबकि यहां से जो प्रोडक्ट आएगा उसमें टैरिफ लगेगा। तो ऑफ कोर्स है, अगर ए बी से भी इंपोर्ट करती थी और सी से भी करती थी, अब उसने बी के साथ यूनियन बना लिया, तो अब बी से जो इंपोर्ट करती थी उसमें टैरिफ लगेगा नहीं, और सी से जो इंपोर्ट करती थी उससे टैरिफ लग जाएगा। तो
हो सकता है कि उसने सी एफिशिएंट हो, कम प्राइस पे दे रहा हो, लेकिन टैरिफ लगने के बाद उसका प्राइस बी से ज्यादा हो गया, तो इससे ए ने क्या किया, ट्रेड को डाइवर्ट कर दिया। ये वीडियोस मैंने पूरा टाइम लेके और बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। तो अगर आपको ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन समझना है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, और उसमें, और मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन आपको पता होना चाहिए, मैंने डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन में बताया है। तो इसका आंसर वहीं से निकल के आएगा, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन दोनों होते हैं जब कस्टम यूनियन बनता है। उन वीडियोस में आपको यही दिखेगा कि कस्टम यूनियन बनाने से कैसे ट्रेड क्रिएट होता है और कैसे ट्रेड डाइवर्ट होता है, दो अलग अलग वीडियोस हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which one of the following assumption is the most important assumption in the Heckscher-Ohlin theorem ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? हेक्सर-ओलियन अभी हमने डिस्कस करी है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है? क्या उसमें टू फैक्टर मॉडल है? हाँ होता है, लेबर और कैपिटल होता है। क्या उसमें टू कमोडिटीज होती है? हाँ जी, एक एक्स होती है, एक वाई होती है। क्या उसमें टैरिफ नहीं लगता? हाँ जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वहां पे तो फ्री ट्रेड होता है, टैरिफ का तो कुछ है ही नहीं। क्या कांस्टेंट टैरिफ लगता है? नहीं, टैरिफ का तो कोई बात ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब तीन आंसर थोड़ी हो सकते हैं। अब इन्होंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या होती है? हेक्सर-ओलिन एक बेस्ड होता है टू फैक्टर मॉडल पे, जहां पे प्रोडक्शन डिपेंड करती है या लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी। तो ए ठीक है। While the HO model assume the presence of two commodities, that is not the important assumption. ये कह रहे हैं लेबर और कैपिटल टू फैक्टर को यूज करना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने जब ये पढ़ा था एचओ मॉडल तो उसमें अज्यूम किया गया था दो कमोडिटीज है, लेकिन ये जो कमोडिटीज हमने दो ली है ना, ये सिर्फ मॉडल को सिंप्लीफाई रखने के लिए कही है, ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन नहीं है। हमने ये बात करी है इंडिया सिर्फ एक्स ही एक्सपोर्ट करेगी और दूसरी कंट्री वाई ही करेगी, लेकिन जरूरी थोड़ी सिर्फ यही दोनों कमोडिटीज है, आप हजारों भी ले सकते हो, लेकिन एक अपने पॉइंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी थ्योरम को सिंपल रखने के लिए बस उन्होंने दो गुड्स का सहारा लिया था। तो ये कोई एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर बी भी नहीं होगा, मतलब टू भी नहीं होगा। फिर आता है नो टैरिफ। एचओ मॉडल टिपिकली अज्यूम करती है फ्री ट्रेड, कि कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं होगा, ना टैरिफ होगा, जबकि ये अजम्पशन जो हमने ले रखी है नो टैरिफ की इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडल, रेदर इट इज अ जनरल कंडीशन फॉर ट्रेड थ्योरीज। अब ये भी कह रहे हैं ये एक जनरल कंडीशन है कि टैरिफ नहीं होगा, ये भी कोई अजम्पशन या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मॉडल का, तो इसीलिए ये आंसर भी नहीं होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन ले रखी है एचओ मॉडल में वो फैक्टर मॉडल है, कि दो ही फैक्टर होंगे, या आपके लेबर इंटेंसिव होगा, लेबर अबंडेंट होगा कंट्री, या कैपिटल अबंडेंट होगी, वही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस थ्योरी का बेस है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन ड्यूअल गैप मॉडल, द ड्यूअल गैप किस चीज को दिखाता है? इन्फ्लेशनरी गैप को, इन्वेस्टमेंट गैप को, सेविंग गैप को, डिफ्लेशनरी गैप को, सेविंग कांस्टेंट को, फॉरेन एक्सचेंज कांस्टेंट को, इन्वेस्टमेंट गैप को, या सेविंग गैप को? ड्यूअल गैप मतलब दो गैप। अब कौन से दो गैप? तो ड्यूअल गैप मॉडल एक कॉन्सेप्ट है हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। वो एक्सप्लेन करती है कि क्यों कुछ कंट्रीज स्ट्रगल करती है ग्रो करने में। हमने ये चीज देखा है कि कई कंट्रीज ना बहुत स्ट्रगल करती हैं अपनी ग्रोथ करने में। इट सेज दैट डेवलपिंग कंट्रीज में दो मेन शॉर्टेजेस होते हैं, दो मेन गैप्स होते हैं जो उन्हें फास्ट ग्रो नहीं करने देते। वही इन्होंने पूछा कौन से दो गैप है जो एक कंट्री को ग्रो करने में मतलब बाधा डालते हैं या वो फेस करते हैं चैलेंजेस इन दोनों चीजों में। तो फर्स्ट आता है सेविंग गैप, या जिसे हम इन्वेस्टमेंट गैप भी कहते हैं। तो एक कंट्री को कुछ मनी चाहिए होती है इन्वेस्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स है, अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो हम कहते हैं ना सेविंग पे क्यों जोर देते हैं, कि सेविंग आप करोगे तो आप बैंकों में रखोगे, बैंक उस चीज को लेंड करके मल्टीप्लाई करेगी और ग्रोथ क्रिएट करेगी।
तो सबसे पहली बात आती है, कंट्री को हमेशा डेवलप करने के लिए मनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट कर सके बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन पुअर कंट्रीज में क्या होता है, पीपल डोंट सेव इनफ बिकॉज देयर इनकम लो है, क्योंकि उनकी इनकम ही कम है तो वो कहाँ से सेव करेंगे। इफ देयर आर नॉट सेविंग, बिजनेस कांट गेट मनी, दे नीड टू ग्रो। अब जब पैसे ही नहीं होंगे, सेविंग ही नहीं होगी, तो तुम ग्रो कहाँ से करोगे। तो सबसे पहला आ गया सेविंग गैप, कि सेविंग नहीं हो पाती यहाँ पे। दूसरा आता है फॉरेन एक्सचेंज गैप, फॉरेन एक्सचेंज में कांस्टेंट होना। एक डेवलपमेंट करने के लिए ना एक कंट्री को मशीन्स चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जो सारे उसको अपनी कंट्री में तो नहीं मिल सकते, उन्हें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। या अब देख लो ना, अब इंडिया में भी जो भी डेवलपमेंट होती है, कुछ मशीनरी हम फॉरेन कंट्रीज से तो मंगाते हैं, तो चाहिए ना। अब अगर हमें फॉरेन गुड्स को खरीदना है तो हमारे पास फॉरेन करेंसी भी तो होनी चाहिए, फ्री में थोड़ी दे देंगी दूसरी कंट्री, हाँ भाई ले लो। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जब एक कंट्री डेवलप करना चाहती है तो उनको मशीन चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए जो बाहर की कंट्रीज यूज कर रही हैं कि हमारी में भी आए, रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें फॉरेन की करेंसी चाहिए, यानी कि डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, येन चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब फॉरेन करेंसी चाहिए। लेकिन पुअर कंट्रीज के पास इतना गुड्स ही नहीं होता, इतना वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते जितना कि उन्हें फॉरेन करेंसी इतनी मिल जाए और वो बाहर की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकें। इसीलिए हार्ड हो जाता है इंपोर्ट द थिंग्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट। तो इससे आपको ये पता चल गया ड्यूअल गैप मॉडल क्या है। ड्यूअल गैप मॉडल वो गैप है, दो गैप जो एक डेवलपिंग इकोनॉमीज फेस करती है, या चैलेंजेस जो वो फेस करती है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में। पहला है सेविंग का कांस्टेंट, सेविंग कितनी नहीं हो पाती, सेविंग नहीं होगी तो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। दूसरा आता है फॉरेन एक्सचेंज, कि अगर हमें कुछ डेवलप करना है, हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, वो भी नहीं आ पाती क्योंकि कंट्री एक पहले ही सेटबैक में चल रही है। आगे चलते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ड्यूअल मॉडल हेल्प एक्सप्लेन व्हाई मेनी कंट्रीज। अब ये इसका कंक्लूजन क्या है, ड्यूअल गैप मॉडल क्या है, कि क्यों डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंड करती है फॉरेन एड पे, कि हमें फॉरेन से कुछ ग्रांट मिल जाए, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लोन्स टू ग्रो इकोनॉमीज। इससे हमें ये भी चीज पता चले क्यों डेवलपिंग नेशन डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सेविंग भी कम है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का भी गैप है। तो अगर फॉरेन कंट्रीज हमें कुछ ग्रांट्स देगी या एफडीआई करेगी तो हमारी कंट्री का भला होगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन, और ये टॉपिक भी ड्यूअल गैप मॉडल होता क्या है। ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। Rostow distinguishes 5 different stages of economic growth which are precondition for takeoff, drive to maturity, stage of high mass consumption, traditional society और takeoff। अब ये जो 5 कंडीशन है ना, रोस्टो ने बताई है कि हमारी किसी भी कंट्री की कौन सी 5 स्टेजेस से वो गुजरता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हर कंट्री होती है अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ट्रेडिशनली उसमें जाती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। फिर हम आते हैं टेक ऑफ करने से पहले उसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना। पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे सेल्फ सस्टेनेबल के लिए, कि बस हमारा मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। फिर हमने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया कि अब हम थोड़ा मार्केट में भी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। फिर प्री कंडीशन के बाद अब टेक ऑफ हो चुका है, फिर हम अपने मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, और लास्ट में हमारा आता है हाई मास कंजम्पशन, ऐसी स्टेट जहां पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो ये मैंने पूरी डिटेल में सीरीज बनाई हुई है रोस्टो की, तो आप वो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। वैसे इसका ऑर्डर आएगा, सबसे पहले ट्रेडिशनल होती है, फिर प्री कंडीशन आती है, फिर वो टेक ऑफ हो गया, फिर हम मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, एंड लास्ट इज स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो यहाँ पे 4, सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 5, फिर 2 और 3। तो इसका आंसर ये 4th पार्ट हो गया। इनका मैं लिंक दे दूंगी आपको, उससे आपका सही रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हो अगर डिटेल में आपको जानना है। और ये जो थ्योरी है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है।
तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक कवर करूं या कोई आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूजीसी नेट या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।